ठीक है भाई, आज हमने करना है ह्यूमन बिहेवियर को जानेंगे और बेसिकली आज से हमने जो इंडिविजुअल वाला पार्ट है हमारा उसको हम स्टार्ट कर देंगे। सही है। तो ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से बनता है, तो एक तो सिंपल सी चीज है कि उसका एक अपना फ्रेमवर्क होता है। सही है। को हर इंसान का एक अपने तरीके से वो पैदा होता है, अलग पैदा होता है। ठीक है। अब क्या होता है, उसके ऊपर कुछ चीजों का असर होता है, कुछ चीजों से विरसे में मिलती है। ठीक है। और कुछ चीजों से इन्वायरमेंट देता है, यानी जैसे इन्वायरमेंट में वो रहेगा वैसा ही रहेगा। एक ही घर के दो बच्चों, एक को आप जो है पाकिस्तान में रखो, एक को आप यूरोप भेज दो, दायरे दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। हालांकि जो विरासत में जो चीजें मिलेंगी माँ बाप की तरफ से वो माइट भी अच्छा, माँ बाप की तरफ से भी हर बच्चे को सेम नहीं मिल जाती, वो सारे फिर वो बायोलॉजी आ जाती है पूरी, उस पर हमें नहीं जाना। तो बेसिकली हमें जिस चीज को टारगेट करना है वो क्या करना है कि जो चीजें बनती हैं वो उसकी क्या होती हैं, दोनों चीजें, कुछ चीजें विरसे में मिली है, कुछ चीजों से इन्वायरमेंट दे रहा है, माहौल दे रहा है, उससे उसकी एबिलिटी और स्किल सेट डिफरेंट होता है, वैल्यूज ये आ जाती हैं और एटीट्यूड। और यही तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, तो और भी कंपोनेंट होते हैं। ये आपका जज करते हैं वर्क रिलेटेड बिहेवियर। हम क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम वर्क रिलेटेड बिहेवियर देखेंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा जो हमने पहले ही ये चीजें देखी थी कि डाइवर्सिटी का टॉपिक हमने देखा था कि कल्चरल डाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और दो टाइप्स होती हैं, या तो तुम्हें एज, जेंडर, टेन्योर, मैरिटल स्टेटस नजर आ रहा है, ये बायोलॉजिकल है, मतलब सामने ही आपको पता चल जाता है। जो डाइवर्सिटी की जो टाइप होती है वो दो होती हैं। ठीक है। एक होती है आपकी सरफेस लेवल। सरफेस लेवल वो चीज होती है कि आप सामने बंदे को देख रहे हो और आपको देख के पता चल जाता है कि हाँ ये इसकी जो डाइवर्स है, यानी दो लोग बैठे हुए आपस में, आपको सामने नजर आ रहा है कि वो जो है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सही है। आपको ये भी पता चल सकता है कि एक जो है खास जो है बाहर की कंट्री का है, उसके जो उसका जो स्किन टोन होगा उसका आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान का उसके स्किन टोन से पता चल जाएगा, मतलब रेसिस नहीं बन रहा मैं, अफ्रीकन होगा, मतलब देख के आपको पता चल जाएगा। एज भी आप देख के अंदाजा कर लेते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो बॉडी टाइप है उसको देख के भी कुछ लोग जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो जो तीन बॉडी टाइप्स होती हैं, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और पता नहीं कौन सी होती है, एक्टोमॉर्फ, तो ये बॉडी टाइप देख के भी वो अंदाजा कर लेते हैं कि ये बंदा पढ़ाई में अच्छा होगा, ये बंदा फिजिकल एबिलिटीज में अच्छा होगा, इस बंदे का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा होगा, तो ये बॉडी टाइप की तरफ से भी जो है डिफरेंसेस आती हैं। तो ये क्या होती है, ये होती है सरफेस लेवल। सही है। कि आप सरफेस लेवल पे क्या देख लेते हो, आपको जेंडर का पता चल जाता है, रेस का पता चल जाता है, इथनिसिटी का पता चल जाता है, एज, फिजिकल डिसेबिलिटी कोई है या नहीं है, ये आपको सारी चीजें पता चल जाती हैं। ठीक है। और जो स्टेरियोटाइप्स होते हैं वो जानबूझ के कुछ चीजें कुछ खास कास्ट के साथ, कुछ दूसरी चीजों के साथ जो है वो मेंशन कर देते हैं। अभी हम आगे डिस्क्रिमिनेशन का भी वो करेंगे कि वो चीजें फिर क्या होती है कि एक मतलब उसका कोई सबूत ही नहीं है लेकिन चलती रहती है। ठीक है। तो वो कोई खास कास्ट उसके साथ आप लगा दो, कोई खास रेस के साथ लगा दो, कंजूस होते हैं, या जो है ये शातिर होते हैं, मतलब ये जो पुराने जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो कुछ इस तरह की कहावतें जो है साथ में लगा देते हैं। ये होती है सरफेस लेवल। सही है। इस पे काम करना बड़ा आसान होता है कि आपको साफ नजर आ रहा है कि कौन सा बंदा कहाँ का है। उसके बाद जो दूसरी होती है वो होती है डीप लेवल डाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है डीप लेवल डाइवर्सिटी में कि एक तो फिजिकल वो नजर आ रहा है, वो अंदर से उसकी सोच है कैसी, वो इंट्रोवर्ड है, एक्सट्रोवर्ड है, वो चीजों को किस तरीके से सोचता है, उसकी वैल्यूज क्या है, नॉर्म्स क्या है। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं डीप लेवल डाइवर्सिटी में, यानी जब तक आप उसके साथ रहोगे नहीं, वो एक अरसा गुजारेगा नहीं, तब तक आप उसे नहीं जांच सकते। इवन आप एक इंटरव्यू से भी उसको नहीं जांच सकते। एक महीना दो महीना जब वो रह के काम करता है, लोग उसके साथ काम करते हैं, तब पता चलता है कि इसकी पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है, वैल्यूज क्या है। सही है। सोशल नॉर्म्स या दूसरी चीजें क्या है, सही है, मॉडरेट है या क्या है। अच्छा, फिर होती है कोई डिस्क्रिमिनेशन। एक हम थोड़ा सा वो देखते हैं, तुम्हारी बुक में भी है ये चीज। 2 लोग आए कहीं पे उसे काम करना है। ठीक है।
अच्छा, एक तो सिंपल सी चीज है कि एक हम अगर डाइवर्सिटी की मिसाल देखें कि एक मार्केटिंग के लिए सेल्स गर्ल हायर करनी है या सेल्समैन हायर करना है कराची में, फर्ज करो जो आपका लकी इवन है यहाँ पे रखना है उसको। अब वो ठीक जो है किसी गांव से आता है वो, बिल्कुल तो ये गांव का बंदा है, गांव में उसने तालीम वगैरह भी बड़ी अच्छी हासिल की है, सब कुछ की है, मार्केटिंग भी पढ़ी है। आप उसको जब लेके आएंगे यहाँ पे, क्या नाम है, सेल्समैन रख देंगे या सेल्स गर्ल रख देंगे, तो वो अपने आप को ऑड वन फील करेगा या नहीं करेगा, या दूसरे जो होंगे उसके साथ के कुलीग वो ऑड वन फील करेंगे नहीं करेंगे? सही है, क्यों? क्योंकि उसका जो लहजा होगा बात करने का वो क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। सही है, तो ये चीज भी आपको देखनी पड़ती है कि आप जब ये कर रहे हैं तो आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सही है, हो सकता है फिर, अच्छा हो सकता है कि बाज दफा ऐसे लोग आते हैं कि उनके अंडर में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और वो इंटीरियर वगैरह से आते हैं, अंडर में शहर के लोग काम कर रहे होते हैं, तो ये भी बड़ा एक मसला आ जाता है। एक और चीज हम देखते हैं कि भाई एक पर्सन ए है, सही है, वो आप कह लो मेल है, ठीक है, कराची का ही है, और एक और है पर्सन वो फीमेल है, वो समझो किसी पंजाब साइड से आई है, ठीक है, और साफ नजर आ रहा है कि जेंडर का भी चेंज है, एज वाइज भी आप कह लो कि डिफरेंसेस हो सकते हैं। पर्सन ए एक्सपीरियंस है, पर्सन बी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। एक और पर्सन आता है सी, वो भी मेल है, ठीक है, वो भी कराची का ही है, सही है, और एज भी उसी की है, वो ही है। तो अगर हम सरफेस लेवल पे बात करें तो अभी तक सब कुछ पर्सन ए और सी के दरमियान क्या चल रहा है, सही चल रहा है, ठीक है। तो अब ये बात बताओ, जब ग्रुपिंग करनी है आपने तो आपको ए का ग्रुप बनाना है, तो ए का सी के साथ बनाओगे या ए का बी के साथ बनाओगे? ठीक है, अच्छा अब कुछ अरसे काम करते हैं तो पता चलता है कि भाई ए है एक्सट्रोवर्ट टाइप का, सही है, ए चैलेंजेस भी चाहता है कि मुझे मुझे जो काम मिले वो चैलेंज वाला मिले, मैं आराम से नहीं बैठना चाहता, सही है, वो ए अपने आप को ग्रूम करना चाहता है। अच्छा अब सी आ जाओ, सी है इंट्रोवर्ट टाइप का, थोड़ा डरपोक टाइप का है, डिसीजन लेने में उसको मसले होते हैं, चाहता है कि बिल्कुल ना आसान आसान मुझे काम मिले, मैं आराम से बैठा रहूं, सही है। और अब आ जाओ जो बी है, जेंडर उसका डिफरेंट है, फीमेल है, लेकिन क्या है, वो भी एक्सट्रोवर्ट है, सही है, वो भी मॉडरेट है, वो भी चाहते हैं कि भाई वर्क प्लेस पे मुझे चैलेंजेस मिले ताकि मैं अपने आप को ग्रूम कर सकूं, अपॉर्चुनिटीज वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मिले। तो अब ये बात बताओ कि अब आपको ग्रुपिंग करनी है, आपने देखा 2-3 महीने हो गए, अब आप क्या करोगे? सही है, तो ये चीज है कि बाज दफा क्या होता है कि जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर वही बात आ जाती है, जब आप थोड़े नीचे लेवल के एंट्रेंस लेवल पे होते हो या बिल्कुल जो नीचे की वर्क फोर्स है वो सरफेस लेवल को देखती है, और जैसे जैसे बंदा बढ़ता चला जाता है वो सरफेस लेवल के बजाय किसको देखता है, डीप लेवल को। वही बात है, जो मेच्योर इंसान है वो किसी से दोस्ती करेगा तो वो क्या देखेगा कि जो जहन मिलते हैं या नहीं मिलते, ठीक है, वो सारी क्या चीजें देखता है। जब आप भी मेच्योर हो जाते हो आप उसको दोस्त बनाते हो जिससे आपकी जो डीप लेवल डाइवर्सिटी है वो मिलती है नहीं मिलती, ठीक है। इसी तरीके से जो शुरू का होता है वो तो पर्सनैलिटी और ये सारी चीजें देख रहा होता है, उसको यही लग रहा होता है यार मेरी कास्ट का है, ये है फलाना है ढिमकाना है, तो लगेगा। तो ये चीज थोड़ी सी समझ में आई कि यहाँ पे क्या होता है कि आगे चल के आपने डीप लेवल पे ज्यादा फोकस करना होता है, और डीप लेवल में सबसे मेन चीज क्या आ गई आपकी, यही सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं जो मैंने बात की, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, चैलेंजेस चाहता है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी डिफरेंट, वो सेम है या जैसी भी है, बिहेवियर है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं कि जो मैनेजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो यही होता है कि बिहेवियर जज करे लोगों का। हमारे यहाँ क्या होता है ऐसी मतलब नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने एक रूम के अंदर 4 लोगों को बैठाना है, आप नहीं देखते, 4 लोगों से आपने 7 काम लेना है, और वो इतने घंटे मतलब आप देख लो वर्क प्लेस पे, अभी जैसे आप अभी स्टूडेंट हो तो आप ये आपका वर्क प्लेस हो गया ना एक तरीके से, आप यहाँ पे जितना टाइम देते हो आप घर पे नहीं देते होगे, घर पे देते हो तो सो जाते हो। एक्टिवली पार्टिसिपेट आप सबसे ज्यादा अपने वर्क प्लेस पे ही करते हो ना, और वहां पे आप उनको बैठा देते हो और ऐसे लोगों को भी बैठा दो जिनका बिहेवियर आपस में नहीं मिलता, ठीक है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी होता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, मुसलसल फाइल बन रही होती है, सारी चीजें बन रही होती हैं, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे देखा जाता है कि बिहेवियर क्या है, सही है। तो इसी से रिलेटेड आ जाती है। अच्छा बाकी जो डाइवर्सिटी में जो दूसरे टॉपिक थे वो स्लाइड को खुद देख लेना।
डिस्क्रिमिनेशन वो तुम्हें पता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है क्या क्या होता है। कुछ पॉलिसीज बन जाती हैं ऐसी कि एक खास ग्रुप को सपोर्ट कर रही होती हैं, ठीक है। एक डिस्क्रिमिनेशन ये भी हो सकती है कि अपर लेवल के लोग तो अपने लिए फायदा कर रहे हैं और जो लोअर लेवल की जब बारी आती है तो कह देते हैं कि भाई बचा नहीं पैसा और ये वो सारी चीजें, ठीक है। दूसरा ये भी आ सकता है कि भाई जेंडर है, बॉस है, मेल भी हो सकते हैं वो फीमेल भी हो सकते हैं, वो खास जेंडर को सपोर्ट करते हैं। आजकल वैसे भी ये आ रहा है कि जो जेंडर इक्विलिटी के नाम पे जो चीजें फैल रही हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है बेसिकली, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कभी कभार जो है फीमेल के साथ गलत होता है, कभी कभार मेल के साथ गलत होता है, मतलब एक साइड पे नहीं रहना, आपने इक्वली ट्रीट करना है, सही है। उसके बाद जो है और भी चीजें आ जाती हैं जिसमें मतलब किसी का, अच्छा ये बहुत कॉमन समझा जाता है, किसी का मजाक उड़ाना, कोई खास रेस का है या कोई खास डिसेबिलिटी है, उसके अलावा और भी चीजें के निकाल देना, इनह्यूमन बिहेवियर करना, जो खास तौर पे ऐसी होती हैं जगहें जहाँ पे एक खास कल्चर की, कल्चर का मैं नाम नहीं ले रहा, एक खास रेस है उन्होंने ऑक्यूपाई किया होता है, उसमें जैसी कोई बंदा आता है उसके साथ काफी ऐसा मिसबिहेव करने लग जाते हैं या सारे वैसे काम उसको दे देते हैं जो खतरनाक वाले काम होते हैं। गवर्नमेंट में कोई ऐसे काम बार बार एक बंदे को दे दो जिसमें फंसने के चांसेस ज्यादा हो, ठीक है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। बाकी ये चीजें तुम लोगों को खुद पता है कि इसको इतना ज्यादा क्या डिस्कस करना। बिहेवियर फिर हमने वही देख लिया कि किस तरीके से बनता है, कुछ पर्सनल एबिलिटीज होती हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्ट होता है, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बिहेवियर बनाते हैं। स्लाइड हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तुम लोग थोड़े से जो है पीछे चल रहे हो इसलिए जो है थोड़ा जल्दी हम इसको करेंगे। अच्छा ये एक फ्रेज है इन्हीं की जिन्होंने, या एक सेंटेंस इन्होंने बात कही है, जिनकी बुक है बेसिकली स्टीफन रॉबिन्स की। तो इन्होंने बात कही है कि भाई बहुत सारे एथलीट होते हैं, या एक फुटबॉल टीम है या एक क्रिकेट टीम है, तो वो क्या चाहते हैं कि एक बहुत ही एक जबरदस्त जो मिलजुल के काम करने वाली टीम होती है, कोहेसिव टीम कहते हैं जिसे, उसका पार्ट हो, यानी मिलजुल के सारे काम करें और गोल अचीव करें। कॉमन गोल क्या होता है एक टीम का, जीतना है। लेकिन साथ में वो चाहते क्या है कि उनकी जर्सी में उनका नाम भी जो है ब्लॉक लेटर में लिखा हुआ, कि मैन ऑफ द मैच भी बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या बात है कि चाहे जो कुछ भी हो, दोनों तरह की प्रेफरेंस होती है इंडिविजुअल की। एक तो जाहिर सी बात है जिस मैं इदारे में काम कर रहा हूँ या मैं जिस टीम के लिए काम कर रहा हूँ वो टीम भी जीते। सेकंड फिर मेरी एक अपनी पहचान भी हो, इंडिविजुअल की पहचान भी हो प्लस, और ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ये बहुत ऊपर का स्टेट होता है कि इंडिविजुअल पूरे ग्रुप का सोच रहा हो, सबसे पहले वो अपना ही सोचता है, ठीक है। वो खुद चाह रहा होता है कि यार मेरी परफॉर्मेंस ऐसी रहेगा, मैं टीम से ना निकल जाऊं। एक कंपटीशन टीम के अंदर भी चल रहा होता है या ऑफिस में भी चल रहा होता है। इंक्रीमेंट का टाइम आता है तो बड़ा मसले मसाइल हो जाते हैं। 4 लोगों को मिलेगा बोनस, सही है, बाकी लोगों का एक नॉर्मल इंक्रीमेंट लगेगा तो उसके लिए क्या होना शुरू हो जाती है, जंग होना शुरू हो जाती है, सही है। लेक्चरर है तो किसी एक लेक्चरर को मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर है तो किसी एक असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। वो क्या चाहेगा कि मैं अपने आप को ज्यादा ऊपर करके बताऊं। तो यहाँ पे एक मसला आ जाता है कि इसको बैलेंस किस तरीके से रखें। जाहिर है एक इंटरनल भी आपका कंपटीशन होना चाहिए और एक टीम के साथ मिलके भी आपने काम करना है। तो इन दोनों चीज को, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर एक चीज ये हो जाए कि वो अंदर का कंपटीशन छोड़ के सिर्फ टीम के लिए काम कर रहा है तो उस आदमी को भी आप बेवकूफ कहोगे, सही है। वो अपना फायदा देख नहीं रहा, हाँ सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, सही है। टीम अब वही है, दो फुटबॉल टीम की आप एग्जांपल ले लो। एक फुटबॉल टीम है बहुत अच्छी है, सारे खिलाड़ी उसके बहुत जबरदस्त है। एक फुटबॉल टीम है वो मीडियोकर है। लेकिन जो फुटबॉल टीम अच्छी है उसमें हर खिलाड़ी चाह रहा है कि गोल मैं मारूं। वो बॉल लेके जा रहा है, पास ही नहीं दे रहा, वो चाह रहा है कि बस मैं ही कोशिश करूं, मैं ही गोल करूं, सही है। और एक फुटबॉल टीम ऐसी है उसको ये पता है कि यार यहां तक मैं बॉल लेगी, अब आगे जो है मुझे डॉज करना और पास देना है किसी को, उसने पास दिया, ठीक है। और एक टीम है वो पास ही नहीं दे रही, वो कोशिश ही कर रहा है भाई को। तो कौन सी टीम के एंड रिजल्ट ज्यादा अच्छे होंगे, जो मिलके काम करे। हालांकि वो उसकी स्किल सेट इतना अच्छा नहीं, क्योंकि वो मिलके काम, वही आ गया जो सिनर्जिकल इफेक्ट है ना, जब आप मिलके काम करते हो पॉजिटिव वे में तो फिर क्या होता है, चीजें ऐड भी आती है, आप अपने से अच्छे को भी हरा देते हो। अच्छा ये भी मेरे ख्याल में इसमें काफी हमने बात कर ली है कि दो तरह से जो भी डिफरेंसेस होते हैं।
कुछ वेरिएबल होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं, जिनको चेंज करना होता है, वो क्या होते हैं कि एक परफॉर्मेंस रिलेटेड और जो बंदे का जो पर्सनैलिटी है उससे रिलेटेड एटीट्यूड वगैरह, सही है, वैल्यूज, एटीट्यूड, वर्क एबिलिटीज, ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। किसके ऊपर होते हैं? डिपेंड एनवायरनमेंट के ऊपर, सही है। एक इंडिविजुअल किस ग्रुप में बैठ रहा है वो, दूसरा ग्रुप, और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर सकते हैं और कोशिश करते हैं कि किया जा सके, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जिन चीजों को देखती है, जिन डिपेंडेंट वेरिएबल को देखती है और उनके ऊपर काम करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के थ्रू, सेशन के थ्रू या दूसरी एक्टिविटीज के थ्रू, वो ये देखती है प्रोडक्टिविटी कितनी है किसी भी एम्प्लॉय की, इंडिविजुअल भी और ग्रुप में भी। एब्सेंट वो कितना होता है, छुट्टियां कितना करता है, इससे पता चलता है कि भाई वो कितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट ले रहा है। फिर वही बात है, इसमें वही चीज है कि हर किसी के लिहाज से ये चीज चेंज हो सकती है। जो भी मैनेजर बैठा है वो देख रहा है टर्नओवर। टर्नओवर दो तरीके से, एम्प्लॉय का अपना टर्नओवर प्लस ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर बहुत जल्दी जल्दी लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मसले मसाइल हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप, ओनरशिप, ओनरशिप ले रहा है या नहीं ले रहा, उसको अपना घर समझ रहा है या नहीं समझ। जैसे जेंडर डिफरेंसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी आती है जो मतलब हमारे माशरे में देखी जाती है, जो परसेप्शन बना हुआ था ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये है कि जो मेल होता है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी वर्क प्लेस होती है, सेकंड प्रायोरिटी होम होता है, तो ये होम और फैमिली। फीमेल का की फर्स्ट प्रायोरिटी होम और फैमिली होती है, सेकंड प्रायोरिटी वर्क प्लेस होता है। तो जब ये जॉब प्लेसमेंट, और इसीलिए ज्यादातर जो है फीमेल की अभी भी जो प्रेफरेंसेस हैं वो इसी तरह की जॉब्स होती हैं जो कि थोड़े कम टाइम की हो, सही है। टीचिंग हो, स्कूल टीचिंग हो, हालांकि बहुत स्किलफुल होती है, लेकिन जानबूझ के इस तरह की जॉब्स लेती हैं जो पार्ट टाइम हो, जिसमें वो घर को भी टाइम दे सके। फिर वही जहन में आता है कि जो ऐसे टास्क होंगे जिसमें प्रायोरिटी आपको ऑर्गेनाइजेशन की ज्यादा रखनी है, कहीं टास्क दिया गया, कहीं भेजना है आपको एक सिटी से दूसरी सिटी, कंट्री से भी दूसरी कंट्री, तो वहां पे ये मसला फिर वही आ जाता है कि मैरिटल स्टेटस भी आ जाता है, ठीक है। कि अच्छा, इस चीज को थोड़ा सा हमने और डिस्कस करना था, हमने किया नहीं मेरे ख्याल में, थोड़ा आगे निकल गए थे टाइप्स बताने में, सही है। तो इस इन चीजों को भी देख लें, चार मेन डिफरेंसेस हैं, इसको भी जरा देख लें। एज क्या होती है भाई, एक एजेड बंदा है, सही है, और एक यंग बंदा है, सही है। तो एक डिफरेंसेस जो नजर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में क्या होंगे, यंग बंदा जो होगा एनर्जेटिक ज्यादा होगा, फ्लेक्सिबल ज्यादा होगा, सीखने के लिए तैयार होगा, सही है। पुराना बंदा थोड़ा सा आपको उसको एनर्जी कम नजर आएगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी कम नजर आएगी, रिजिड होंगे वो लोग। इसके अलावा क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं भाई, यंग बंदे के पास अपॉर्चुनिटीज कहते हैं जो डेवलप कंट्रीज होती है ज्यादा होती हैं, ठीक है। क्यों? एक तो वो जॉब भी स्विच कर सकता है, फिर पूरा का पूरा करियर भी स्विच कर सकता है, पूरी पूरी फील्ड वो स्विच कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यंग आया है। जो एजेड लोग होते हैं उनका क्या होता है, सही है, उनका ये होता है कि ज़ाहिर है एक स्किल सेट पे काफी अरसे उन्होंने काम किया है, अब जब वो जो है दूसरा स्किल सेट लेंगे या दूसरी फील्ड लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरीके से जॉब छोड़ने के चांसेस, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के चांसेस ज्यादातर किसके होते हैं, यंग बंदे के। इसको तुम एक्सपीरियंस से भी मिला लो, ठीक है। लेकिन अब जो है कुछ पॉजिटिव साइड देखें अगर, जो एजेड लोग होते हैं उनका जो देखा गया है कि एब्सेंट होने का रेट बहुत कम होता है, उसको ये जॉब सेटिस्फेक्शन से मिलाया जाता है, सही है। प्लस जो उनका एक्सपीरियंस की वजह से बिहेवियर होता है वो अच्छा होता है। रीजन उसका यह है कि जाहिर उन्होंने इतने अरसे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस ले लिया, तो किस काम को किस तरीके से करना है, डील किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें उन्हें पता होती है, सही है। जर्नली वैसे उल्टा भी हो जाता है, जहां पे बॉसी नेचर होता है वहां पे तो जाहिर सी बात है आप देखोगे कि जो ठंडे लोग होते हैं वो कम एज के ही होते हैं, दायरा गुस्सा कर नहीं सकते। लेकिन जहां पे लीडरशिप चल रही होती है वहां पे देखा गया है कि इम्पल्सिव यंग बंदा ज्यादा होता है, ठीक है, जनरली भी, और जो थोड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो इम्पल्सिव नहीं होते, सही है। कंट्रोल उनका अपने ऊपर बहुत अच्छे तरीके से होता है, अपना कंट्रोल किसी और को नहीं दे देते, ठीक है। इमोशंस को वो समझते हैं, ये फायदे। और दूसरी चीज है जेंडर में, फिर जैसे मैंने ये कहा कि जेंडर में जनरली और भी बहुत सारी चीजें आती हैं,
जो ज्यादातर हमारे कल्चर में ही समझा जाता है कि फीमेल की पहली प्रायोरिटी घर और मेल्स की पहली प्रायोरिटी ऑफिस होती है। अब वो है कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें, जाहिर सी बात है, वर्क टाइम के साथ बहुत रैपिड चेंजेस इसमें आ रही है। एक और चीज जो जनरली समझी जाती है, मैरिटल स्टेटस, जो शादीशुदा बंदा होता है उसका ये सोचा जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को इतनी आराम से नहीं छोड़ेगा। सही है, क्योंकि इसके ऊपर और लोग भी डिपेंडेंट होंगे। जो अनमैरिड होता है उसका ये सोचा जाता है कि यार ये इसका मूड का कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये मजबूरी वाली साइड इसके साथ नहीं है। तो एक तो ये होता है पॉजिटिव साइड, लेकिन अनमैरिड की, लेकिन अनमैरिड की पॉजिटिव साइड ये होती है कि कहा यह जाता है कि वो इतना फेयर नहीं होता, फेयरफुल नहीं होता, डरता नहीं है वो। सही है। मैरिड वाले की जाहिर सी बात है पूरी फैमिली पीछे, तो वो डर रहा होता है कि अगर जॉब गई या कुछ हुआ, जैसे पिछले साल कोविड की सिचुएशन हुई थी तो सैलरीज वगैरह कट हुई थी, लेकिन जब आप घर में बैठे हुए थे तो आपका कोई खर्चा ही नहीं हो रहा था, सिंगल बंदे का, ठीक है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसको, बल्कि और उसकी बचत ज्यादा हो रही थी। लेकिन जो फैमिली वाला था तो उसका तो खर्चा नहीं था, लेकिन साथ में जो दूसरे लोग थे जिनकी जिम्मेदारी उसको उठानी है, तो उनका खर्चा जाहिर सी बात है बड़ा बढ़ रहा था, महंगाई हो रही थी, तो वो परेशान था। पिछले साल देख लो, जो मैरिड थे, जो मेरे भी जाहिर सी बात है मेरे जो सर्कल है, मैं उसमें अनमैरिड हूँ, बाकी जो मैरिड लोगों की हालत खराब हुई थी ठीक ठाक तरीके से। ठीक है, तो यही होता है कि वो जो एक डर खौफ जो है ना वो आ जाता है, और ये दोनों जेंडर पे होता है कि वो क्या होता है, वो फिर आगे का बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि क्या होगा कैसे होगा ये सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि उनको अपनी सेविंग वगैरह और दूसरी चीजें भी करनी होती है, तो वो रिस्क लेने से डरते हैं, खासतौर पर फाइनेंशियल कोई सा भी रिस्क, इसमें पैसे के मामला आ जाते हैं। ठीक है, इसमें बाकी बुक में चैप्टर 2 है आपका, जिसमें डाइवर्सिटी के ऊपर बहुत ही ज्यादा बातें की हुई है कि अवेयरनेस और ये सारी चीजें हम शुरू के ही लेक्चर में कर चुके थे। ठीक है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन, अच्छा इसको भी हम देखते हैं कि किस तरीके से। अब होता क्या है कि जब कोई भी किस तरीके से नोट किया जाए, या एक होता है कि उसकी फाइल मेंटेन हो रही होती है, या जो कोई भी जो ह्यूमन रिसोर्स एचआर मैनेजर, पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, उनसे उनको ये बातें पता होनी चाहिए कि जो हमारे कौन से एम्प्लॉय हैं उनके क्या क्या जो है टाइम, ये जो आपको 5 चीजें नजर आ रही हैं उस पे काम किया होता है या नहीं किया होता। यही कि उसने जब ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन किस डेट पे की थी और उसका क्या स्किल सेट था। यार एक हर साल जो है सीवी मांगी जाती है, हालांकि पहले ये नहीं होता था। पहले एक बंदे ने सीवी जमा करा दी है, वो यही कहता था, हर ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन ये चीजें हो गई हैं। पहले तो समझ में नहीं आती थी कि भाई दे तो दी है जब ज्वाइन की थी, 10 साल से इसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये फिर सीवी मांग रहा है। तो सीवी तो तब मांगी जाती है कि नया वो सीवी इसलिए मांग रहा था, वो ये देखे कि कुछ चेंज आया नहीं आया पिछले साल की सीवी में और इस साल की सीवी में। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा तरीका होता है कि एम्प्लॉय खुद क्या बता रहे कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस आई या नहीं आई। ठीक है, या जो जैसा उसने ज्वाइन किया था उठा के वही सैलरी दोबारा दे देता, वो सीवी सैलरी कह रहा हूँ, वही सीवी दोबारा दे देता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज होती है जिसके जरिए आप जो है देख सकते हैं कि वो कैसा था। फिर प्लस कितने अरसे वो ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, या जो सीवी भी देखते हैं लोग, कहीं और आप अप्लाई करने आ रहे हो, 2-2 महीने में एक बंदा जॉब छोड़ता जा रहा हो, बोलेगा भाई क्या मसला है तुम्हारे साथ, मसला है ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें निकाल देती है, तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन पसंद नहीं आती, तो यहाँ भी रहोगे तो हम तो लॉन्ग टर्म में लेंगे। जब वो आप किसी भी बंदे को चूज कर रहे होते हो तो वो देखते ही यही ना कि ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म ये कहाँ चलेगा। ये थोड़ी कि आपको सिर्फ ये देखा जाता है कि हमने एक एंट्री लेवल पे लिया है, आगे जाके इसमें कुछ चेंजेस आएंगी नहीं आएंगी। वो जो मैंने कहा कि शुरू में तो टेक्नोलॉजी चलती है कि टेक्निकल स्किल या अपनी फील्ड की मालूमात कितनी है, उससे आगे फिर क्या होता है आपका कि लोगों से कैसे डील करेगा। प्लस जब डिसीजन लेने होंगे या पॉलिसी बनाने को दे दी जाए तो बना पाएगा नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए इसको ये आगे ग्रूम होगा ही नहीं होगा। या एक बंदा जिसकी टेक्निकल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन देखने में लग रहा है कि यार ह्यूमन स्किल्स, या जो भी उससे बातचीत की गई है, या 1 महीने उसको जो आपका टेन्योर होता है, प्रोबेशन पीरियड, प्रोबेशन का मतलब यही होता है ना, उसको चेक किया जा रहा होता है, और बंदे को कहा जा रहा होता है आप ऑर्गेनाइजेशन को चेक करें, हम आपको चेक करेंगे। बाद दफा प्रोबेशन पीरियड होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है विलिंग कि हम आपको रखेंगे, बंदा बोलता नहीं। और उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, सैलरी हमारे यहाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है सबसे पहली चीज हमें क्या बताई जाती है, पैसा, तो हमारी जगह सैलरी देख रहे होते हैं। ठीक है, तो वो अभी एक टॉपिक आएगा, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, तो वो डिपेंड करता है आपके कल्चर के ऊपर भी या माहौल के ऊपर भी, आप किस चीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अटेंडेंस भाई, और टाइम इदारे में कितना लगा रहा है। सही है,
और वही मैंने कहा कि टाइम एक होता है बिल्कुल पक्का टाइम कि 7 8 9 ड्यूटी है उसकी, उतना ही टाइम लगा रहा है या फिर बैठ ही जाता है। सही, अगर बैठ भी जाते तो उस पर भी देखा जाए कि भाई तुमसे टाइम पे टास्क पूरा नहीं होते, या आपने एक्स्ट्रा टास्क उसको दिया हुआ है कि को बेचारा घर ही नहीं जा पा रहा, या कॉन्फ्लिक्ट अगर चल रहा है, जो घर का कॉन्फ्लिक्ट है, जाहिर सी बात है वो ऐसा नहीं है कि वो घर तक ही रहेगा, वो वर्क पे भी इफेक्ट होता रहता है। टास्क दिए गए वो सही से कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप, यानी जो छोटी छोटी चीजें वो ओन कर रहा है या नहीं कर रहा। सही है, बिल्कुल ही जैसे घर में होता है छोटी छोटी चीजें वो खुद से ही कर देता है, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा ही अगर वो लग रहा है कि चीजों को, जैसे एक मैंने सिंपल सी एग्जांपल दी कि जब आप रूम से बाहर अपने घर के निकलते हैं आप सारी चीजें ऑफ करके निकलते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एसी वेसी सब छोड़ दे, प्यून अगर बंद करे तो कर दे। ठीक है, ठीक, अच्छा, ये बात हमने डिस्कस की थी या नहीं की थी, लीव और मेरे ख्याल में दूसरे सेक्शन में हो गई है। सिक लीव पे लीव अभी नहीं आया ना अभी, या ओवर टाइम। देखो इसमें जो है ना एक मसला वही आ जाता है कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी, ये शुरू से ही एक माहौल आपको बताता है ऑर्गेनाइजेशंस को भी और क्या नाम है एम्प्लॉय को भी। अब होता क्या है, जैसे सबसे पहले हम छुट्टी देख लेते हैं। शुरू में क्या हुआ कि लोग छुट्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बस लोग आ रहे हैं, अच्छा नहीं आए तो पैसे कटेंगे। अब वो बीमार है या वो जिस हालत में भी है उसका परफॉर्मेंस रिलेटेड बिहेवियर वैसा है या नहीं है वो कोई भी नहीं देख रहा, पर आना है, उससे आगे क्या नतीजे होंगे। फिर क्या हुआ कि नहीं यार, ये भी मोटिवेशन फैक्टर में आती हैं चीजें, कुछ छुट्टियां दी गई कि सिक लीव होंगी, कि ये छुट्टियां आप कर सकते हो, इस पर आपके पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है, और करनी है आपने। अब इसमें कुछ लोगों ने क्या किया कि अच्छा सिक लीव मिली है वो बचा के रख रहे हैं, बीमार हो रहे हैं तो भी आ रहे हैं, और फिर वही बात आती है कि फिर ये एथिकल नॉर्म आ जाती है। ठीक है, तुम्हारी वाली बात ओवर टाइम, ओवर टाइम एक बंदा कर रहा है तो कितना कर रहा है। अब जैसे फर्ज करो यहाँ पे जो अगर आपका वर्कलोड है असिस्टेंट प्रोफेसर का 9 से मैक्सिमम 12 होता है, 12 से ऊपर अगर जाएगा तो फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन अलग विजिटिंग पे करती है, जो विजिटिंग फैकल्टी को पैसे देती है तो एक्स्ट्रा पे मिलते हैं। अब होगा क्या कि मेरा 12 घंटे लोड है, ठीक है, मैं 12 घंटे और ले लूं, कोई भी कोर्स खाली हो रहा है सर मैं कर लूंगा, मुझे सब आता है, ठीक है। तो अब बात यह है कि भाई आप लिए जा रहे हो बंदा, वो देखेंगे भी तो कि यार एक बंदा कैसे इतना कुछ काम कर सकता है, ठीक है। फिर इसी तरह कुछ लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप बन जाते हैं, पे से थोड़ा अलग है, वो ग्रुप क्या करते हैं, वो पॉलिटिक्स करते हैं, तो आगे भी इस चीज पे बात होगी। कोई एक्स्ट्रा चार्ज मिल रहा होता है या एक्स्ट्रा कमेटीज वगैरह फॉर्म हो रही होती हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत होता है, कमेटीज बनती हैं, कल मैं भी एक मीटिंग में गया था तो कमेटीज बनती हैं, लेकिन उस मीटिंग से ताल्लुक नहीं है इस बात का, ये नहीं करना तुम लोग। कमेटीज बनती हैं, उन कमेटीज की मीटिंग होती है, असेंबली के इजलास होते हैं ना, उस इजलास से हमारा क्या फायदा होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो उस इजलास पे, उस कमेटी की मीटिंग्स पे टीए डीए और ये सारी चीजें मिल रही होती है। कोई एक शहर से दूसरे शहर गया है, इवन कराची में रहने वाला जानबूझ के बताता है कि मैं इस्लामाबाद में मेरा असाइनमेंट था, मैं खासतौर पर कराची आया, ठीक है, मेरी कंपनी ने मुझे इस्लामाबाद भेजा हुआ था, वो काम छोड़ के मैं आया ताकि टीए डीए क्या हो, ज्यादा मिले। अब होता क्या है कि इस चक्कर में वो सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, पैसे बना रहे होते हैं, अभी ऑर्गेनाइजेशन को देखना होता है काम भी हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरह होती है, डिफरेंट कमिटीज बनती हैं, वो सियासत क्या करते हैं, 5 10 लोगों का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना हुआ है दोस्तों का, ऑर्गेनाइजेशन में और भी लोग हैं, एक कमेटी बनी वो उसमें घुसे, बाकी अपने बाकी दोस्तों को भी लेके आ गए, सही है। इसी तरीके से दूसरा जब घुसता है वो बाकी को ले आता है, तीसरा जब घुसता है, यानी कि अब ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी कमेटीज बन रही है, कमेटीज बनती इसलिए कि जो एक्स्ट्रा वर्क आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का उसको देखना है आपने। लेकिन क्या है, खास ग्रुप है, वो इस तरह करके एक कमेटी का हेड है, वो जो है पर्सन ए है, उसने बी सी डी ई को लिया हुआ है, उसके बाद दूसरी कमेटी का हेड पर्सन बी है, उसने वही फिर ए सी डी इसको लिया हुआ है, तो हर जगह क्या है, एक ही लोग हैं जो हर कमेटी पे आगे बैठे हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जाहिर सी बात है परफॉर्म कर ही नहीं सकते। तो तरीकेकार क्या हो रहा है कि वो एक्स्ट्रा सिर्फ क्या लेने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए आ गए, फिर वो ये कहलाते हैं स्लीपिंग पार्टनर, करते कुछ नहीं है ये, क्योंकि वो, और फिर वही बात है कि वो कर क्या रहा है, वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। यानी मैं एक कमेटी का हेड हूं तो मैं ये नहीं करूंगा कि अपने दोस्तों को सारे भर लूं, तो मैं ये बोल दूं कि भाई मेरे दोस्त है तो मेरी जो है इनके साथ जो है जहन बहुत अच्छा मिलता है, वहां पे फिर आपको स्किल्स भी देखनी है, हर जगह आप अपने दोस्तों को थोड़ी घुसा लोगे।
और फिर बात यही आ जाती है कि फिर हर जगह कमेटीज हैं और बंदे एक ही नजर आ रहे हैं आपको, तो फिर वो बंदा, एक बंदा कितना काम कर सकता है, ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेजर और दूसरे लोगों को पता होता है। एक बंदा कितना ओवर टाइम कर सकता है भाई। ये पहले ही इवनिंग में भी चलता था, जो हमारा इंस्टीट्यूट था, इवनिंग क्या बल्कि नाइट कह लो, 9 बजे 10 बज जाते थे, ठीक है। तो कुछ ऑफिस बॉय को या कुछ स्टाफ को रखा जाता था, सही है। अब उनको जब रखा जा रहा है यार 10 बजे तक, तो वो यहाँ रह रहे हैं, फिर आप सुबह दोबारा उनको 8 बजे बुला रहे हो, तो उनकी क्या वो परफॉर्मेंस रहेगी? वो क्या सिर्फ अपने पैसों के लिए। इसी तरीके से अर्न लीव दी जाती है आपको कि भाई अगर आप छुट्टी नहीं करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। तो फिर क्या किया, एक बैलेंस बनाया गया कि इतनी कैजुअल लीव देनी है, इतनी सिक लीव देनी है, इतनी अर्न लीव देनी है। फिर क्या होता था कि लोग बचा के रखते थे छुट्टियां, अर्न लीव पे तो पैसे मिलेंगे, ठीक है। बाकी आखिर के लिए कैजुअल लीव और सिक लीव बचा के रख रहे हैं, आखिर का पूरा फिर 1 महीने छुट्टी कर रहे हैं। ये भी एकदम से अगर कर लेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मसला होगा। फिर रूल आ गया कि भाई 2 दिन से ज्यादा अगर आप लगातार करते हो तो फिर आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई आप बीमार थे या जो भी थे। तो ये सारी चीजें थी। अब फिर वही बात है कि आपको सबसे पहले किस चीज पे काम करना है भाई, करप्शन पे काम करना है। अगर एक बंदा झूठ के से होने वाले फायदे को गलत नहीं समझ रहा, तो जाहिर सी बात है फिर यहीं से एक स्टार्ट होता है। और फिर वो आगे चल के, हमारे यहाँ पाकिस्तान में मसला यही आया है कि जो झूठ से होने वाला जो फायदा है छोटा छोटा, उसको हम लोग समझते नहीं है, झूठ बोल के निकल जाते हैं बहुत सारे। मतलब मैं भी इस चीज में इंक्लूड हूँ। तो हम लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते, क्यों? शुरू से वो चीज हुई नहीं है, ठीक है। और हो तो थोड़ा सा वो, अगर इस चीज को डाइजेस्ट कर सको, होता भी यही है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा जो रिलीजियस लोगों में भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम पाया जाता है। गलत उन्होंने कहीं और किया है, सही है, और जाके वो इबादत गाह में जाके उस चीज की माफी तलाफी कर रहे होते हैं। हालांकि करना कहाँ है आपको, वो जो आपने गलत किया उसको सुधारना भी आपने वही है, ठीक है। तो होता क्या है कि वो क्या करते हैं कि, और वो समझते हैं हमने तो सुधार लिया, हम आए, हमने माफी मांग ली और जो है वो बात खत्म हो गई। तो वो बात खत्म ही नहीं हो पाती। जबकि जो लोग थोड़े से कम रिलीजियस लोग होते हैं, उनको गिल्ट जब सताता है तो वो उसी जगह को जाकर भी ठीक करते हैं, यार ये मैंने थोड़ा सा गलत किया था। या जिनको शऊर होता है वो दोनों चीजों को बहुत अच्छे से लेके चलते हैं। तो ये जो चीज है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है कि जो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आप जो है किसी के साथ गलत करो और दूसरा काम कर लो, तो वो चीज नहीं होती। आपने जहां पे गलत किया उसी चीज को, खैर बात कहीं और निकल जाएगी। तो दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो जरा देख लेते हैं। मोटिवेशन का टॉपिक हम पूरा एक अलग से भी करेंगे, ठीक है। तो आज हम बेसिकली एबिलिटीज को ही वैसे हमने देखना था बिहेवियर में सबसे पहले। आधा घंटा है अभी, ठीक है भाई। तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, पर जो परफॉर्मेंस बनाती है आपकी पूरी एबिलिटी, यानी उसका अपना स्किल सेट कैसा है, दोनों तरह की, मेंटल और फिजिकल, अभी हम देखेंगे। मोटिवेशन, कि कितना वो मोटिवेट रहता है, एबिलिटीज है उसके अंदर, मोटिवेशन आप गायब कर दो सारा मामला क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। एक बंदा दौड़ सकता है, उसकी फिजिकल एबिलिटीज है, लेकिन मोटिवेशन खत्म कर दी, सही है। एक बंदे की जो है फिजिकल स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, वो ठीक ठाक वेट वगैरह लिफ्ट कर सकता है, उसके अगर पीछे से आप मोटिवेशन खत्म कर दो तो कुछ नहीं कर, मोटिवेट कर दो तो हो सकता है अपनी एबिलिटीज से ज्यादा कर दे, ठीक है। और उसके बाद उसको आप क्या क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो वो बोलेगा यार मेरी एबिलिटीज का फायदा क्या, ठीक है। अगर उस एबिलिटीज के, या पाकिस्तान में उसका, या हमारे उसका देखा जाए नॉर्मल, कि एक एबिलिटीज या एक स्किल सेट पे आप क्यों उसको कंटिन्यू करते हो, क्यों उसको छोड़ देते हो? अगर किसी स्किल सेट, किसी काम करने का आपको पैसा मिल रहा है, जाहिर सी बात है आप कंटिन्यू करोगे। नहीं मिल रहा उसकी, आपको लोग बोलते नहीं यार इसकी तो वैल्यू ही नहीं है, तुम कर रहे हो तो सही। एक बंदा स्पोर्ट्स में अच्छा है, लेकिन उसके माँ बाप उसको जबरदस्ती पकड़ के मार मार के बोलते नहीं पढ़, क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा होता है, उनकी नीयत में कोई मसला नहीं होता। और स्पोर्ट्स भी वो क्रिकेट ही है मेरे ख्याल में, बाकी स्पोर्ट्स का तो हाल खराब है। तो हालांकि दुनिया में आप फुटबॉल देखो कहाँ पहुंचा हुआ है, हमारे यहाँ फुटबॉल में आजकल न्यूज वगैरह में तुम सुन रहे होगे कि जो है, तो अच्छा वहां पे भी तुम देख लो टीम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सही है। जब भी पाकिस्तानी टीम परफॉर्म नहीं कर रही होती तो पीसीबी को ठीक ठाक लान तान की जाती है। तो ये चीजें जो है, अगर आपने मोटिवेट नहीं रखा तो एबिलिटीज का कोई काम नहीं होता। फिर आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं की, एक खास स्किल सेट के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? अब स्पोर्ट्स में आप देख लो, जो क्रिकेट खेलता है उसके तो मजे ही मजे हैं, सही है। बाकी लोगों का भी, हॉकी खेलने वाले भी उतनी मेहनत करते होंगे यार, फुटबॉल खेलने वाले की क्या पता उनसे ज्यादा ही करते हो, ठीक है। लेकिन क्या है, उनकी कोई
इतनी वैल्यू नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो वो क्या करते हैं, खेल फिर छोड़ के दूसरा काम करते हैं। सही है। तो एबिलिटीज क्या होती है भाई, जो नॉर्मल डेफिनेशन, और फिर मैंने वही कहा कि इसमें जो डेफिनेशन है वो आप अपनी मर्जी की भी लिख सकते हो। जाहिर सी बात है जो बुक की थोड़ी सी डेफिनेशन होती है वो ऑर्गेनाइज हुई भी होती है, पॉलिश हुई भी होती है, वरना एबिलिटी सबके ही जहन में यही होगी कि किसी भी काम को करने की वो परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता। कोई भी टास्क उसको दिया जाए, वो आपके मेंटल टास्क यानी दिमागी भी हो सकते हैं और आपके फिजिकल टास्क भी हो सकते हैं। या हम सिंपल एक बात करें, जो हम क्लास में जो काम कर रहे होते हैं, जो दो डोमेन होते हैं, वो तुम लोगों ने सुना भी होगा, पीसीस पे बहुत फोकस करके भी गई थी। एक होता है कॉग्निटिव डोमेन, और वही बात है अल्फाज जो मैंने कहा ना, जो तुम लोग को बार बार मैं एक बात अपना ही वाक्य बता देता हूँ, या अपना क्या पूरी फैकल्टी के साथ ही हुआ था तकरीबन जब पीसी का विजिट हुआ था। तो हुआ ये था कि चीजें पता होती हैं लेकिन क्या है उससे क्या टर्म एसोसिएटेड है वो पता नहीं होती। इनको टर्म पता होती है वो टर्म्स पे खेल रहे होते हैं। मैं हमेशा यही, जब तुम लोग एफआईपी के लिए मेरे पास आते हो या जो मेरा भी अपना ग्रुप है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई अल्फाज टेक्निकल इस्तेमाल करो। सही है। जो आपकी पास जो अल्फाज का जखीरा होना चाहिए, जाहिर आप टेक्नोलॉजी के लोग हो, तो आप जितने ज्यादा टेक्निकल अल्फाज फेंकोगे उतना सामने वाला समझेगा कि हाँ आपको पता है। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते हो, जब तैयार करके जाते हो, तो आप क्या करते हो, आप वही अल्फाज यूज कर रहे होते हो बार बार, तो सामने वाला समझता है यार पता नहीं कौन है। ठीक है। वो भी शर्मा रहा होता है कि यार मैं इससे इस मतलब का, इस लफ्ज का मतलब पूछूं या नहीं पूछूं। ठीक है। तो इसी तरह मैनेजमेंट के लोगों की एक अपनी होती है, मेडिकल साइड के लोगों की, लॉ के लोगों की अपनी होती है। तो जो जितने ज्यादा वर्ड से खेलता है उतना ही उसके लिए। तो हमारे साथ क्या हुआ भाई कि उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या होता है कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। हम लोग परेशान हो रहे हैं कि यार ये पता नहीं क्या चीज पूछी है। अब एजुकेशन के तो हम लोग है नहीं, यही कोई किसी ने बीएड किया हुआ तो ठक करके बोल देता। अब हमने क्या किया, सारी नई टेक्नोलॉजी पढ़ी, बोलने आप इतने अरसे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं आपको यही नहीं पता। वो सबसे पूछे जाए ना, अच्छा किसी को भी नहीं पता। तो ये छोटों से पूछे तो वो बेचारे सर झुका रहे, बड़ों से पूछ रहे हैं तो वो इधर वो कर रहे हैं कि उनकी तरफ आओ नहीं। ठीक है। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई कि हालांकि बहुत आसान सी चीज थी, गूगल किया तो पता चला भाई कॉग्निटिव डोमेन वो होता है जो आप क्लास में बैठे हो, आप सिर्फ सुन रहे हो, सिर्फ अपने जहन के जरिए उस चीज को लर्न आप कर सकते हो। तो ये कोर्सेज है, आप बस सुन रहे हो, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। साइकोमोटर डोमेन वो होता है जिसमें आपकी बॉडी भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है। जैसे अब आपको गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलाना में सिखानी है किसी ने, तो जब तक आप गाड़ी खुद नहीं ड्राइव करोगे आपको नहीं आएगी। आप जितने भी उसके ऊपर लेक्चर सुन लो। ठीक है। तो ये क्या चीज, जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं वो इसका मतलब वो साइकोमोटर डोमेन में आते हैं। लेकिन क्या था, पता नहीं था तो वो लग रहा था, और जो वो खाली दो लफ्ज पे इतना खेल के चले गए जैसे पता नहीं क्या है। तो खैर ये भी चीज देखनी चाहिए, वो डिफाइन कर देते तो हम बता देते कि भाई होती है जो ये चीजें होती हैं। लेकिन खैर वैसे भी जो है अब आपके पास एक बहुत अच्छी चीज आ गई है गूगल, तो आप टर्म्स वगैरह जो है सर्च कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन पेपर हुआ तो और फायदा होगा। तो एबिलिटीज में भी क्या होती हैं, दो चीजें आपकी होती हैं, और वही बात है, मैं बार बार वो बात कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको पता होंगी। एक होती है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, जो हर बंदे की अलग अलग होती है। बाहर यही है कि स्कूल लेवल पे देख लिया जाता है, इन दोनों चीजों पे काम हो जाता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज पे भी, फिजिकल एबिलिटीज पे भी। और जब वो पास आउट होके निकल रहा होता है पूरा वो चार्ट बना देते हैं कि कौन जो लर्निंग आउटकम्स आए हैं। सही है। उसमें भी यही चीज होती है, कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो सीधा सीधा बता रहे होते हैं कि वो बंदा नंबर में अच्छा, अगर हम मेंटल एबिलिटीज की बात करें, मैथ्स में वो बहुत अच्छा है, इसका मतलब क्या है, नंबर के साथ डील करना उसको बहुत अच्छा आता है, जहन में ही मैथ्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेता है। वर्बल कुछ को लोग जो है अल्फाज के लिए या जो है लैंग्वेज में बहुत अच्छे होते हैं, जल्दी सीख लेते हैं। सही है। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज सिखाओ जल्दी सीख लेते हैं। दूसरी परसीव करना इंफॉर्मेशन, एक क्लास में बहुत सारे लोग बैठते हैं, ठीक है, एक ही लेक्चर सुनते हैं, लेकिन क्या है रिजल्ट कुछ और आता है, परसीव अलग अलग तरीके से करते हैं। इसी तरीके से इसमें भी वही टाइम होता है, कुछ लोग 5 मिनट तक बहुत अच्छा परसीव करेंगे, उससे आगे की क्या बात कही पता नहीं, 10 मिनट कर लेते हैं। जो कहा यह जाता है कि जो मतलब थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर निकाल के देखा, और मैं खुद ही, तुम लोग बोलोगे थोड़ा सा अगेंस्ट उसके जा रहा हूँ, वो होता है कि जो कोई भी एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है, मतलब एवरेज भी नहीं, अच्छा, वो 40 मिनट तक परसीव कर सकता है चीजों को, उसके बाद मसले आना शुरू हो जाएंगे उसके साथ। तो मैं भी यही मानता हूँ जो लेक्चर होता है वो 40 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन सही, वो जो कुछ मजबूरियां ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से जो है, खास तौर पे
टेक्निकल में तो तुम लोग को ये तो चलो फिर भी बातें हो रही हैं तो तुम लोग वो कर रहे होगे। टेक्निकल जो चीज है जिसमें या मैथ्स है, आप बहुत लंबा कोई सोल्यूशन कर रहे हो, एक लाइन के लिए भी आप जरा सा वो हुए। वो एक आता भी था कि मेरे ख्याल में एक वीडियो बनी थी जिसमें दिखाया था वो मैथ्स स्टार्ट हो रही है, वो उसने सॉल्व करना शुरू किया, थोड़ी देर के लिए जो बच्चे को होगा ये आंख लगी, उसने देखा तो पूरा बोर्ड भरा हुआ था, वो देख रहे कि भाई ये क्या हुआ। तो इसमें भी यही चीज होती है जब इस तरह की चीजें हो तो टाइम और इस चीजों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ यही मसला होता है कि जो पूरा सिस्टम ऐसा है, उसको कहाँ से सही करें वो ही मसला है ना, कि आप जहां से वो होता है ना, वो भी एक गेम होता है, आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक जो है ब्रिक्स निकाल ले हो। तो अब यहाँ तो ब्रिक्स निकालेंगे तो वो फिर मसला हो जाएगा कि एक ईंट को अगर ठीक करना है, हमने पता चला निकाली, वो पूरी इमारत ही गिर गई। तो ये थोड़ा सा मसला आता है। अब वही बात है कि तुम लोग को ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि ऐसे यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये काम आगे जाके इंशाल्लाह कर सकते होंगे। ठीक है, होता क्या है कि इसी इन्हीं सीट पे बैठे हुए लोग जो है फिर बहुत ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं, और टीचर का काम यही होता है कि बस मोटिवेट करके आगे लेके जाए। सही है, तो इसलिए टीचिंग प्रोफेशन को कहा भी जाता है कि ये सारे प्रोफेशन का एक तरीके से बाप है, इसी प्रोफेशन की वजह से बाकी प्रोफेशन बनते हैं। सही है, कुछ लोग होते हैं बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, अब वो बोल बोल के लोगों को इस काबिल कर देते हैं कि दूसरा बंदा काम करके आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है रीजनिंग होती है दो तरह की, एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग, एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग ये होती है कि एक चीज को आप कह लो कि सॉल्व कर रहे हो लेकिन काफी लंबी रीजनिंग करके कर रहे हो। ठीक है, यानी आप काफी टाइम लगा रहे हो, जैसे किसी चीज को भी कॉज तलाश करना है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो क्या होती है, काफी लंबी चलती है। सही है, ये होती है इंडक्टिव रीजनिंग कि कोई चीज हुई तो कैसे हुई, एक फॉल्ट आया, तुम किसी प्लांट पे काम करो, अब उसके लिए तुम्हें इंडक्टिव रीजनिंग करनी होगी, सही तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करके चलना होगा। डिडक्टिव रीजनिंग करनी होती है कि सर या कोई भी ये बंदा आया है, इसको बुलाना नहीं बुलाना है। सही है, अब आप सोच रहे हो उस वक्त आपने हाँ या ना क्या, अब आपको क्या करना है, जल्दी से डिटेक्टिव इंफॉर्मेशन के ऊपर आपने काम करके क्या करना है, डिसाइड करना है। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग होती है। इसके अलावा जो है स्पेशियल विजुअलाइजेशन, यानी कि जो शेप्स होती हैं, आपने देखा होगा कि कुछ एमसीक्यूज वगैरह होते हैं, डिफरेंट शेप्स आपको दी जाती हैं और पूछा जाता है कि भाई ये क्या है, ये क्या है एनालिटिकल रीजनिंग में। तो ये क्या होता है, कुछ लोग शेप्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो जो आर्किटेक्चर होता है उसको जाहिर सी बात है शेप की नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से, कि अगर कोई वो बिल्डिंग भी बना रहा है, कुछ बहुत सर्कल बनाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर में बनाएगा, ट्राइंगल में बनाएगा, तो ये सारी चीजें जो है वो किसी की अच्छी होती है, शेप से बहुत बचपन में ही पता चल जाता है कुछ लोगों को, तो वो शेप को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा मेमोरी, सही है, मेमोरी एक तो ये भी हो सकती है कि जो सिंपल एक आपको अल्फाज रटने होते हैं, ये भी एक मेमोरी है। सही है, इसके अलावा मेमोरी ये भी होती है कि फर्ज करो यहां से एक आप बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठो, और जो है नॉर्मल कुंड मलीरिया कहीं पे भी जाते हो, दूर किसी एरिया में बलूचिस्तान चले जाते हो, बहुत सारे 10 लोग गए, अब लोगों से बोलो कि यार मुझे दोबारा जाना है, तुमने तो रास्ता देखा हुआ होगा। अब वो हर किसी की एबिलिटी नहीं होती, मैं भी कराची घूमता हूँ, मुझे नहीं पता चलता रास्ता वास्ता क्या। तो मेमोरी की टाइप्स होती हैं, फिलहाल हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे, लेकिन मेमोरी की टाइप्स होती है। जैसे कि आप बिल्कुल नींद में भी हो, या इवन कोई ऐसी वैसे तो करनी नहीं चाहिए उस हालत में ड्राइव, कि कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि घर में कोई बीमार है, लेकिन क्या करते हैं आपको पता है कि गाड़ी, आप उस वक्त ये नहीं सोचते कि पहला स्टेप ये है कि मुझे गेट खोलना है, उसके बाद जो है चाबी डालनी है, घुमाना है, गेट लगाना है, ये करना है, ये आपको आपकी क्या होती है वो मेमोरी में बिल्कुल वो चीजें ऐसे आ जाती है। आप रूम में जाते हो, आप ठक करके एक बटन दबा दो, लाइट जल जाती है, आपको इतना ये सारी चीजें भी क्या होती हैं, मेमोरी का पार्ट होती है, डिफरेंट टाइप की है मेमोरी होती है। ठीक है, जो आप इवन आपको ये भी याद होता है कि आपने अपना दरवाजा जिस तरीके से खोला, कहीं और गए हो वहां पे डिफरेंट दरवाजा डिफरेंट लॉक लगा, फिर भी आपको याद होगा कि भाई ये इस तरीके से खुलता है। तो ये भी आपकी क्या होती है, मेमोरी के डिफरेंट पार्ट होते हैं। सिर्फ रटना या मेमोरी को बुरा कहना, जो लोग कुछ लोग कह देते हैं ना कि मेमोरी बेकार चीज है, तो कहीं कहीं पे आपको मेमोरी चाहिए होती है। सही है, एक बंदा गया है, इवन जो कुछ लोग होते हैं किसी रास्ते से चलते हैं, बिल्कुल अननोन लोगों को देखते हैं, और उसके बाद वो बंदा कहीं आ जाए, पता चला अब्बा का दोस्त है, जो है वो बाप को याद फौरन आया था कि वहां देखा। सही, तो बहुत सारी चीजें मेमोरी में आती हैं। फिजिकल जो है क्या है, जो सामने आपको नजर आए, जिसमें आपकी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, स्टेमिना कितना है, आप इंपल्सिव हो या नहीं हो, ये भी आपकी फिजिकल एबिलिटीज में आती है। जो चेक की जाती हैं डिफरेंट जॉब्स की रिक्वायरमेंट, खास तौर पे अगर आप देखो जो आर्मी वगैरह के सिलेक्शन होते हैं, आर्मी या पुलिस के,
उसमें जो है इन फिजिकल एबिलिटीज को लाजमी चेक किया जाता है। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग इस बात को समझते नहीं है कि फिजिकल एबिलिटीज का और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का भी एक इंटरेक्शन है। सही है। तुम लोगों में से की होगी बहुत सारे लोगों ने एक्सरसाइज। सही है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो आपका ब्लड सर्कुलेशन डिफरेंट होता है, आप जो है ज्यादा पॉजिटिव फील करते हो, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, ये जो हमने मेंटल एबिलिटीज पढ़ी, ये भी अच्छी होती हैं। सही है। तो दोनों का आपस में कोरिलेशन होता है। टीचिंग में भी अब तुम लोग ये बताना कि ये जो 9 फिजिकल एबिलिटीज हैं ये देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। सही है। एक तो एनर्जी उसमें कितनी है, जिसको नॉर्मली चेक क्या किस तरीके से किया जाता है। एनर्जी यहाँ तो देखा जाएगा कि बोलो कितनी देर तक सकता है, फिर आवाज ब्रेक हो रही है नहीं हो रही। अभी 1 घंटा 20 मिनट की क्लास है, हर किसी के अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी कि खास अब मेरी आवाज भी चेंज हो जाती होगी आखिर में। सही है। और मैं तो खैर पता नहीं तुम लोग को बताया था नहीं, बल्कि बता चुका हूँ इस क्लास को मैं कि मेरी जो बचपन की प्रॉब्लम थी वो एक होती है कि अटकना अल्फाज में, बाद अल्फाज का तलफ़ुज़ करने में मुझे डिफिकल्टी आती, अभी भी आती है। सही। और खास तौर पे जब बहुत ही लंबा लंबी क्लासेस हों या फिर आप कह लें कि थकावट हो जाए, जाहिर है वो मेमोरी भी फिर जो है वो अल्फाज को उस तरीके से अदा नहीं कर पाती। तो ये चीज है। हाँ ये है कि इनफैक्ट इन सारी एबिलिटीज को अच्छा किया जा सकता है थ्रू एक्सरसाइज, और मैंने भी किया। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज देखी जाती है कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कितना स्ट्रांग है, जिसके लिए आप नॉर्मली जो आर्मी वगैरह में क्या होता है मेजरमेंट की जाती है, चेस्ट वगैरह देखा जाता है कि ब्रीद इन ब्रीद आउट पे कितना होता है। इसके अलावा जो है खड़े रहना, और खड़े रह के वो कितना वो वेट उठा सकता है ये चेक किया जाता है, उसकी स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है कि भाई। उसके बाद जो है एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है आपकी शॉर्ट टेम्पर्ड या एक्सप्लोसिव। ठीक है। इसको ये देखा जाता है कि वो जो है शॉर्ट टेम्पर कितना है, उससे में कितनी जल्दी आ जाता है। ठीक है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज भी देख ली आपने और फिजिकल एबिलिटीज भी देख रहे हैं। इसके अलावा अब आ जाते हैं कि फ्लेक्सिबल के कितना है वो। एक होता है कि नॉर्मल खड़े होकर उसको बोला जाता है कि भाई थोड़ा झुक जाओ, स्ट्रेच करके दिखाओ, और एक होता है डायनेमिक के भागते हुए वो स्टेप वगैरह कितने, या और भी चीजें इसमें आ सकती हैं। डायनेमिक में क्या चलते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदर फैक्टर के बॉडी कोऑर्डिनेशन उसकी कैसी है। आपने भगाया, एक बंदा स्लो भाग रहा है लेकिन वो भाग बड़े, आप देख रहे हो बॉडी पॉस्चर बड़ा अच्छा है, और एक भाग रहा है, भाग तो तेज रहा है लेकिन यूं यूं करते हुए भाग रहा है, तो आप देखोगे कि यार ये थोड़ा सा जो है पॉस्चर का जो है डिफरेंस आ रहा है इसमें। बैलेंस, जो एक ब्रेन का पार्ट भी होता है, सेरेबेलम एक पार्ट होता है जो डेवलप होता है, तब बच्चा जो है अपने आप को बैलेंस करने की एबिलिटी उसमें आ जाती है। तो वो बैलेंस में कितना अच्छा है, प्लस स्टेमिना, और स्टेमिना की भी डिफरेंट एक्सरसाइज होती है। अच्छा, हमने इन फिजिकल एबिलिटीज को, जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है, फिजिकल एबिलिटीज को हमने एसोसिएट कर लिया कि सिर्फ कि जब आर्मी पुलिस या इस तरह की भर्तियां होंगी तभी देखा जाएगा। भाई अब टीचिंग है, टीचिंग में क्या है, फिजिकल एबिलिटीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है उसका असर पड़ेगा। सही। और फिजिकल एबिलिटीज पे भी आपको, चाहे आप कोई सी भी जॉब कर रहे हो, आपको काम करना पड़ता है और एक खास टाइम देना चाहिए। बात जगहों पे इसलिए जो है, मतलब जिम्स का मतलब यही नहीं है कि आपने कोई बहुत ही जबरदस्त कोई बॉडी बिल्डर बनना है, लेकिन क्या है कि ये चीजें दी जाती हैं कि फिजिकल एबिलिटीज को भी वो क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। स्टूडेंट्स के लिए भी इसीलिए होती है कि वो इम्प्रूव कर सके। ठीक है। वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा स्पेस और दूसरी चीजों का इशू आता है। वैसे भी जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि प्राइवेट इदारों को जो फंड नहीं देते, ये बहुत एक अजीब सी चीज है। पूरी दुनिया में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो ये नहीं है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, कहीं पे भी बहुत ज्यादा नहीं होती। ठीक है। अगर हमारे यहाँ कम है तो पूरी दुनिया में कम है। लेकिन क्या होता है, प्राइवेट इदारों को फिर क्या करती है, हुकूमत फंड देती है। सही है। ये फैसिलिटीज वो अरेंज करें। अब डायरेक्ट प्राइवेट इदारे हैं तो प्लॉट इतना महंगा मिलता है, और कमर्शियल प्लॉट लेगा, फिर कमर्शियल बिल्डिंग होगी, कमर्शियल सारे बिल्स उसके आएंगे, तो बंदा कहाँ से इतनी सारी जो है, फिर वही बात है कि वो फीस फिर बढ़ाएगा, उसको भी तो खर्चे पूरे करने हैं ना भाई। ठीक है। एक एबिलिटी हमने क्या देखी, इंटेलेक्चुअल मेंटल, दूसरी देखी हमने फिजिकल, तीसरी आती है इमोशनल, या कह लो कि जज्बात के साथ जो है, इम्पल्सिव से आप रिलेट कर सकते हो, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी कितनी है, इमोशन वो समझता है नहीं समझता। इसमें सबसे पहली चीज आती है सेल्फ अवेयरनेस। सही है। और वो ये कि इसमें बार बार मैं एक चीज कोट करता हूँ जब भी ये बात किसी को बता रहा होता हूँ मैं,
कि हजरत अली का जो कॉल है कि गुस्से में और खुशी की हालत में कोई फैसला नहीं करो, तो ये बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा हमने कॉल सुन लिया, ठीक है, अब इस पे अमल किस तरीके से करें? हमें तो पता ही नहीं होता हम खुश हैं गुस्से में क्या है, हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस, उस वक्त आपका मूड है कैसा हमें पता ही नहीं होता कि मूड है कैसा, क्योंकि कोई हमने कोई ऐसी, इसकी पूरा पैटर्न होता है कि पहले सेल्फ अवेयरनेस की कुछ एक्सरसाइजेस होती है जिससे आपको खुद पता चलता है। आप खुद अपने आप को अपना पर्सनली सिंपल गूगल पे ही तुम करना कि जो है सेल्फ अवेयरनेस टेस्ट, तो उसमें कुछ सवाल आते हैं, वो आप भरते हो फिर एंड में आपका स्कोर आ जाता है। जरूरी नहीं है कि हर बंदे के लिए सही हो, लेकिन एक स्कोर आता है जिससे आपको पता चल जाता है कि आप इम्पल्सिव कितने हो, गुस्सा कितनी जल्दी आता है, दूसरी चीजें वो कुछ सवाल की बेस पे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन लेके ये चीजें बता दी जाती है। ठीक है, अपने इमोशन किस तरीके से मैनेज करते हो, अब गुस्सा आया तो उसमें करना क्या है, तो ये ज्यादा खुशी हो रही है करना क्या है, बाद दफा हंसी आ रही होती है ना फूल में, बाहर कुछ ऐसी चीज देख के आओ, क्लास में बैठे हुए हंस रहे हो, अब टीचर परेशान हो रहा है, कि यार ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं, किस पे हंस रहे हैं, क्या हो रहा है, तो सारा जो मसला है वो अजीब सा हो जाता है। तो आप वहां कुछ देख के आओ, आप एटमोसफेयर चेंज हो गया लेकिन वो पुराने उससे एटमोसफेयर से निकल नहीं पा रहे हो आप लोग। ठीक है, खैर मेरे साथ भी होता है ये जो है, गली में तुमने सर बिलाल को पता नहीं देखा नहीं देखा, सर बिलाल बड़ा अच्छा इको निकालते हैं, वो माइक टेस्टिंग का जो होता है, पता नहीं तुम लोग के सामने कभी किया है नहीं किया, वैसे वो बच्चों के साथ काफी करते हैं जब इन्वॉल्व होते हैं, माइक का होता है ना, हेलो हेलो 1 1 2 2 इस तरह करके, तो कर रहे थे वो तफरी। अच्छा उसी दिन में जब मैं गया, कोई ऐसी नॉर्मल मैं एक जगह से गुजर रहा था और मेरे साथ जो है एक अंकल थे, मतलब अच्छी उनसे बातचीत है, मुझे बड़ा अच्छा, टीचर की वजह से ना मेरी काफी इज्जत करते हैं। अब वो सामने से बात कर रहे हैं, उसने स्टार्ट किया ना, मुझे सर बिलाल याद आ गए, तो इस तरह तफरी कर रहे होता, अब मैं जो है ना हंसी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अब वो ना बड़े परेशान हुए और अजीब सी शक्ल बना के चले गए कि यार मैं इससे बात करूं, ये हंस रहा है मेरे ऊपर। तो ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि अब आपका बॉस खड़ा हुआ है, आप हंसना शुरू कर दो। ठीक है, तो आपका अपने इमोशंस पे मैनेज किस तरीके से करेंगे, ये तो खैर बहुत छोटी एग्जांपल दी थी, लेकिन वही बात है कि आपको गुस्सा आ गया तो वहां पे सारा मामला खराब हो जाता है। तो इमोशंस को आप कैसे टैकल करते हो, अपने भी और दूसरे भी के भी, अब दूसरे को गुस्सा आया उसको किस तरीके से आपने ठंडा करना है, सही है, तो ये चीजें भी आपने देखनी होती हैं। इसके अलावा एक चीज की तो मैं बार बार बात करता रहता हूँ कि एम्पैथी का जो फैक्टर है, यानी अपने आप को सिचुएशन में रखो, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे रिजल्ट आने में, लेकिन जो है मैं हमेशा जब टीचिंग में एक काम ये जरूर करता हूँ, जब भी कोई, जैसे मैं यही लेक्चर दे रहा हूँ, अब लोग जब ये लेक्चर देखेंगे या सुनेंगे, मैं यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, यही बोलेंगे यार ये बहुत ही कोई अनप्रोफेशनल आदमी लग रहा है जो ये कोर्स पढ़ा रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि मैं जिस तरह की बातें कर रहा हूँ या जिस तरह के अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को बिल्कुल अनप्रोफेशनल लगेगा, और कोई अगर तुम इसके लेक्चर देखोगे वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल वे में समझा रहा होगा, जो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं वो चीज देखता हूँ तो समझ में ही कुछ नहीं आता। ठीक है, क्योंकि मैं जो स्टूडेंट था वो एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है, चलो बिलो एवरेज स्टूडेंट था, तो मुझे जो है वो चीज जब टीचर बता रहा होता था मुझे नहीं समझ में आ रही होती। तो मैं हमेशा ये रखता हूँ कि यार स्टूडेंट जो है बैठा हुआ है एवरेज या बिलो एवरेज, वो उस चीज को परसीव या कंसीव कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके उसी तरीके से लेक्चर डिलीवर करूँ कि जितना जो है मैं जब चाहता था, जब मैं स्टूडेंट था सामने वाला करे। अब वही बात है कि अगर टीचर को बोलो इतना नीचे लेवल पे आने के लिए तो वो नहीं आते। ठीक है, मोटिवेटिंग खुद को मोटिवेट रखना जो कि सबसे मुश्किल काम है, सही है, क्योंकि हर जगह तो आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग ही मिलेंगे। तो खुद को मोटिवेट, इसकी भी कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं लीडरशिप की, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या क्या होती हैं, किस किस तरीके से इम्प्रूव। अब तो सबसे अच्छी बात है कि गूगल और दूसरी चीजें हैं जो के बताती हैं, और जब बंदा एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसको लग ये रहा हो तो जहन ये बताता है कि यार इस एक्सरसाइज का मुझे फायदा होगा, तो फायदा होने भी लग जाता है। जैसे वेट लॉस की आप एक्सरसाइज करते हो, आप जहन में ये रखते हैं कि नहीं यार इससे फायदा होगा, सही है। एक आदमी सिर्फ गर्म पानी पी रहा है और वो कह रहा है कि वो पीछे मेडिकल रीजन भी होंगे, लेकिन वो जहन भी ये बनाया हुआ है यार इससे मुझे फायदा होगा, वो हो जाएगा दुबला। और एक जो है फैट बर्नर पूरा खा रहा है लेकिन वो बोल रहा है यार पता नहीं ये चीजें असर करती भी नहीं करती हैं, असली है जाली है क्या है, उसको फायदा नहीं होगा। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है कि आप खुद को मोटिवेट रखते हो नहीं रखते हो। जो मैंने तरीकेकार सबको ये बताया था कि भाई जो काम आपको अच्छा लगता है ना उसके लिए टाइम जरूर निकाला करो, सही है, तो आप अपने आप को मोटिवेट रखोगे, सही है। और ये इस कोर्स का पढ़ने का सबसे बड़ा मकसद ही है, जैसे मैंने भी यही बताया था, आगे जाके भी जिंदगी में बहुत बार ऐसी चीजें आएंगी, मुझे बाद में पता चली, अपना कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं दो, सही है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है?
वो आपको यही सिखाती है। जैसे एक इंक्रीमेंट का वक्त आता है तो क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है उसकी मर्जी होती है, मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, किसी को पुश कर दे, किसी को मोटिवेट कर दे, किसी को डिमोटिवेट कर दे। किसी की बढ़ा दी सैलरी 15%, 20%, खुश हो रहा है वो। किसी की 5% बढ़ाई, किसी की बढ़ाई ही नहीं, अब वो जो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। सही है। तो वो कहा भी जाता है कि भाई आपके पास पूरा केक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उसमें से एक पीस निकाले, वो बच्चा जो है परेशान हो जाता है, रोना शुरू कर देता है कि भाई वो ला के तो वो दो, वो दो, वो दो। सही है, हालांकि बाकी पूरा केक है उसके पास, वो एंजॉय नहीं कर रहा, वो जो चला गया उस पर रोए चले जा रहा है, छोटा सा पीस। सही, 8 स्लाइस है पिज्जा के, एक किसी ने ले लिया, आप रोए जा रहे हो। तो 7 स्लाइस तो आपके पास है ना भाई। तो ये चीज जो है, इस चीज पे फोकस किया करो। बहुत सारे लोग होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की एक एग्जांपल ये भी है, चलो मेरे साथ भी होता है, एक दोस्त के साथ में गाड़ी में बैठा हुआ था, उसके पास ऑल्टो थी, बराबर में एक बंदी थी पैसे वाली थी, पता नहीं सिविक थी उसके पास या करोला थी, ये मुझे नहीं पता। वो बराबर में तेज स्पीड से क्रॉस करके चली गई। अब उनका जाहिर सी बात है ईगो हर्ट हो गया, वो लगे हुए ना, अब वो गाड़ी भी उसकी अच्छी नहीं, वो स्पीड बढ़ाने में लगा हुआ। तो क्या हुआ, उसने कंट्रोल जो है, उसकी गाड़ी भी इस लायक नहीं है। अपना कंट्रोल, आराम से जिस स्पीड से जा रहे थे उस स्पीड से जाओ, लेकिन क्या है, अपना कंट्रोल पूरा दूसरे के हाथ में दे दिया। नहीं, कोई भी अगर इस तरह की हरकत कर देगा, वो अपने जो जो भी काम होगा सब भूल के, सारी उसकी प्रायोरिटीज खत्म। अब जैसे सुबह का टाइम है, मुझे यूआईटी आने 8:30 बजे की क्लास लेनी है, अगर कोई ऐसी चीज हो जाए, वैसे बाइक पे आता हूँ मैं, कोई इस तरह की हरकत कर जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं उससे लड़ने खड़ा हो जाऊंगा, या मेरी प्रायोरिटी है कि भाई 8:30 बजे मुझे पहुंचना है। तो आपको ये चीजें देखनी होती है, ये नहीं कि अपने इमोशंस जो है दूसरे के हाथ में दिए हुए, वो भाई आपके साथ जो भी कर ले। तो इस तरह की चीज भी, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस में सारी चीजें आती हैं। मतलब इससे ज्यादा जो एग्जाम्पल है, मैं अब जो रिलेशनशिप, जाहिर सी बात है जिसको एहसास जज्बात से की मालूमात होगी वही क्या होगा, रिलेशनशिप भी, चाहे वो वर्क रिलेशनशिप हो, चाहे उसके फैमिली रिलेशनशिप हो, चाहे उसके फ्रेंड रिलेशनशिप हो, वो अच्छे रख सकता है। उसको पता होगा यार मैं किस बातों पे गुस्सा हो जाता हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा बंदा किस बातों पे उसके इमोशंस हर्ट हो जाते हैं। तो आपको ये सारी चीजें हुई थी। तो कल एक मीटिंग थी पीसी के ऑफिस में, एक छोटी सी कमेटी इन्होंने बनाई है अलग से। तो एकेडमी और इंडस्ट्री को लिंक आपस में किस तरीके से करें। तो वहां पे पता नहीं तुम लोग सरहारी रिक्रूटरमैन को जानते हो नहीं जानते, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि जो सच बात है वो ये है कि जो अनडेवलप या अंडर डेवलप, चलो फिर भी सही है, अनडेवलप कंट्रीज जो होती हैं वहां पे गैप खत्म हो ही नहीं सकता। उसका रीजन क्या है कि जाहिर सी बात है, इंजीनियर जो हम बना रहे हैं वो डिजाइन और रिसर्च या कुछ इनोवेशन लाने के लिए बनाते हैं। सही है, जबकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, वो आके बैठ के ठंडी और गर्म तारे जोड़े। सही है, तो इसके लिए इंजीनियर बनता ही नहीं है, इसके लिए डिप्लोमा बनता है। अब वही बात है कि इंजीनियर बेचारा इतना परेशान हो जाता है कि वो डिप्लोमा वाली जॉब कर रहा होता है, और इंडस्ट्री अपनी रिक्वायरमेंट क्या रखती है, हम ये पूछते हैं, ये नहीं पता होता उसको, वो नहीं पता होता। अब जैसे फर्ज करो, अब यहाँ पे एक जो माइक्रो इंजीनियरिंग रिसर्च लैब है, इसका बच्चा जब इंडस्ट्री में अगर नॉर्मल, वैसे है बहुत स्कोप है इसका, क्योंकि अब ग्लोबल हो रहे हैं, आपने टारगेट ग्लोबल करना है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल किसी इंडस्ट्री में भेज दो, वहां मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन का काम होगा, उसको बताएगा हम तो चिप डिजाइन कर लेते हैं पूरी, वो बोलेगा नहीं भाई हमें तो आपसे ये कराना है कि यार ये फॉल्ट है ना, तो ये तार आपने लगा देना है जाके, ठीक है, या प्लांट चल रहा है उसको देखते रहो, घूमते रहो। तो बात यही है कि इवन जो लोग ऑटोमेशन भी सीखते हैं, असल ऑटोमेशन सिखाने का जो इसका स्किल सेट होता है कि उनकी लॉजिकल एबिलिटीज अच्छी हो जाए। कल को कोई आपको चेंज करना है अपने प्रोसेस में, वो काम करने के लिए इंजीनियर होता है कि पूरा का पूरा प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम का चेंज करना है, तो वो चेंज करे, किसी कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करना है वो डिजाइन करके दे, आगे इंप्लीमेंट फिर जो है, या उसकी जैसे एक आर्किटेक्चर होता है वो क्या करता है, वो एक नक्शा बना के दे देता है, काम उसमें मजदूर कर रहे होते हैं। अब एक बंदा आर्किटेक्चर बने और काम उसको बोलेगा भाई शुरू हो जाओ, जो है बेलचा फावड़ा और ये लेके शुरू हो जाओ, तो वो एक बहुत अजीब सी मिसफिट हो जाएगी। तो यही बात आती है जॉब फिट में। सही है, जॉब फिट आपकी क्या होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को स्किल सेट कौन सा रिक्वायर्ड है, सही है, और बंदे की स्किल सेट क्या है। या तो इंडस्ट्री में कंफर्म बता दे कि आपने इस चीज के लिए तैयार करना है, सही है, लेकिन हम उस चीज के लिए तैयार करेंगे तो एचईसी नाराज हो जाएगी। सही है, क्योंकि हम बुक्स पढ़ाते हैं, और यही मसला आता है टीचर का और एक इंडस्ट्री में काम करने वाले का। इंडस्ट्री में जो मुसलसल काम कर रहा है वो मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन का काम कर रहा है, टीचर मुसलसल अपनी रिसर्च वाली स्किल्स की तरफ देख रहा है। तो वो दोनों जब बैठते हैं तो उनमें फड्डा हो जाता है। इंडस्ट्री वाला बोलता है तुम्हें कुछ नहीं आता, वो रिसर्च वाला बोलता है दुनिया कहाँ पहुंच गई, तुम तारे जोड़ लो बैठ के। तो ये जो मसला आता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में भी ये मसला आता है, एम्प्लॉय की अपनी एबिलिटी क्या है,
तो यही मसला हमारा जो जॉब फिट का मसला है, यही जो गैप है हमारा इंडस्ट्री और एकेडमिया का, ये मेन वजह है। क्यों? क्योंकि स्किल सेट हम स्टूडेंट का क्या तैयार करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में उस स्किल सेट की जरूरत ही नहीं होती, ज्यादातर पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्रीज। ठीक है, वो बाहर से तो बुला लेगा लेकिन अपने लोगों को ट्रेंड, या कुछ लोग करते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी हैं जो एम्प्लॉय पे पैसा लगाती है, लेकिन क्यों नहीं लगाती अपने एम्प्लॉय पे पैसा? उनको पता है कि हम इसको सिखाएंगे भाग जाएगा। ठीक है, तो ये सॉरी, ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो स्किल सेट क्या है और जॉब रिक्वायरमेंट क्या है? एक बंदे की स्किल सेट कह लो इंग्लिश बहुत अच्छी आती है उसको, ठीक है, अब यहाँ पे ह्यूमैनिटीज का कोर्स पढ़ाना है, अब कोई जो भी सिलेक्शन कमेटी में बैठा हुआ उसको लगा कि यार ये बड़ी जबरदस्त इंग्लिश बोल रहा है, इसको रख लो। लेकिन क्या है कि जो उसकी नॉलेज है वो है ही नहीं, वो आगे खाली इंग्लिश ही बोले जा रहा है स्टूडेंट के आगे, तो जाहिर सी बात है टीचिंग के हिसाब से उसकी जॉब फिट नहीं होगी। सही है, तो ये जो एक डिफरेंस होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है और आप स्किल सेट क्या, वही मसला है कि हम क्या करें भाई, वो स्किल सेट उनको पता नहीं कौन सी चाहिए होती है, और हाँ जो सही बात है उनको जाहिर सी बात है हम भी एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने एक बात कही कि भाई पता नहीं बाइक को गई, कोई साहब आए हुए तो उन्होंने बोला हमने टेस्ट लिया एनईडी में 350 बच्चों को सिर्फ 10 लोग पास हुए, हमारा रिक्रूटमेंट टेस्ट था, तो हमें तो बड़ा अफसोस हुआ कि क्या पढ़ाया जा रहा है। मैंने बोला भाई आप जरा रिक्रूटमेंट टेस्ट हमें दिखाएं, फिर हम उस हिसाब से तैयारी कराएं। नहीं तो ये चीज मैं बार बार बोलता हूँ कि आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, क्या वो आपने कहीं से इस चीज को चेक कराया, बस चल रहा है? ठीक है, फिर भी पढ़ाते हुए तो बहुत सारी चीजें आ गई, वो भी इम्प्लीमेंट हो गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ बच्चे को भी हम बहुत स्किलफुल बना के भेजते हैं। सही है, पहले का इंजीनियर तो की नहीं होती थी कुछ भी इंटरपर्सनल स्किल, सही है, उसको नहीं आता था, वो बेढंगे तरीके से आता था, लोग बोलते थे मशीनों के साथ तो काम करना है, रख लो। अब तो बहुत ज्यादा काम होता है, कितने सारे कोर्सेज पढ़ लिए तुमने, बल्कि बाज दफा तो ये होता है, अब जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के साथ तुम लोग एचआरएम भी साथ साथ पढ़ते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि इसका प्री रिक्विजिट है, वो चीजें भी आ रही होंगी, कल को तुम हो सकता है एमबीए के साथ बैठो तो उनसे अच्छी बात है तुम कर रहे हो। सही है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जो जॉब फिट है इस पे जब तक काम नहीं होगा तब तक जो है वो वहां पे भी कहने का मेन मकसद ये था। तो वहां पे क्या हुआ कि वो कह रहे हैं 10 बच्चे पास हुए, तो बात ये कि भाई आप हमें तो फिर हम उस हिसाब से ट्रेन करेंगे बच्चे को, फिर हमें एचईसी भी कुछ ना बोले, पीसी भी कुछ ना बोले। या एक और चीज आ जाती है कि इंटरव्यू के लिए, मैं बहुत दफा इंटरव्यू देने गया, खासतौर पर जब भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के होते थे। मैं जाहिर है अब थोड़ी सी जो है, जब जवान था जाहिर है थोड़ा सा बंदा खूबसूरत भी होता है, ख्याल भी रखता है, हम शेव वेव करके अच्छे कपड़े पहन के, कभी तो 3 पीस भी पहन के चले गए, वहां सामने देखा हुआ गिरबान का बटन खुला हुआ, पान खा रहा है, चप्पल पहना हुआ, वो जो स्लीपर्स होती है नॉर्मल हवा है, वो बैठा हुआ है और जो है वो इंटरव्यू ले रहा है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, बात भी अजीब तरीके से कर रहा है। तो बात वही होती है कि बाज दफा जो सामने वाला बंदा है उसको देख के आपका बात करने का दिल ही नहीं चाहता। ठीक है, या वो तस्दीक कर रहा होता है, हमारे इंटरव्यू नहीं होता, हमारे तस्दीक कर रहे होते हैं सामने वाले की। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी के साथ बैठ के 5 मिनट बैठना अदाब हो जाता है, किसी के साथ आप घंटों घंटों बातें करते रहते हैं। जो ऐसे लोग हों जिनके साथ बंदा आराम से घंटों घंटों बात कर सके, उन लोगों को रखना चाहिए। खैर ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक पे हम आ गए थे और टाइम हो गया है, तो ठीक है भाई। तो मेरी कोशिश यही है कि जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, चलो ये बाद में देख लेंगे, इससे ही नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, टीम्स में एक बहुत अच्छा फीचर भी आ गया है कि जो टीम्स पे जो लोग मौजूद हैं उनकी अटेंडेंस जो है लेने की उसी टाइम जरूरत नहीं है, आप अगर ऑफ भी कर दो, खैर फिर भी मैं, क्या पता ऐसा ना हो तो मैं फंस जाऊं। ठीक है, अच्छा एक और चीज भी है कि मतलब इस कोर्स को पढ़ते हुए पढ़ाते हुए थोड़ा सा हमें जो है ब्रॉड माइंडेड भी होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक मैं इस तरह की एग्जाम्पल नहीं दूंगा चीजें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। मैं यही कोशिश, अच्छा जो थोड़ी सी और तुम्हें बिल्कुल अच्छी एग्जाम्पल चाहिए तो बुक पढ़ सकते हो तुम, चैप्टर 2 है ये बुक का जो हम अभी चला रहे हैं जिसको। तो बात ये है कि एग्जाम्पल्स या बहुत ही जो मैं नीचे लेवल पे जाके बातें कर रहा हूँ, तो उसका रीजन यही कि वो बातें तुम्हें समझ में आए। सही है, क्योंकि अभी तुम लोग यूआईटी में ही हो, जाहिर है बहुत ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस नहीं की है तुमने, तो इसलिए मैं बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोगों को ये बातें थोड़ी सी ऑकवर्ड भी लगे कि यार
लेकिन समझाने का भाई यही तरीका होता है।